नमस्कार, प्रणाम। मैं रजनीश कुमार पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रैक्टिस मॉक एसएससी पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करूंगा सभी लोग अच्छे होंगे और ये जो सीरीज़ हम आप लोगों के लिए चला रहे हैं ये आप लोगों के लिए यूज़फुल हो रही होगी और आप लोग जो है इस पर वर्क कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं प्यारे दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। इसमें पूछा गया है कि जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना है वो किस वर्ष शुरू की गई थी। थोड़ा सा इसमें देखिए कुछ प्रॉब्लम हो रही है शायद। चलिए, यहाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना को जो है किस में स्टार्ट किया गया था, किस पंचवर्षीय, किस 5 ईयर प्लानिंग में स्टार्ट किया गया था। तो मोस्टली आप लोग जानते होंगे इसका आंसर है 8वीं पंचवर्षीय योजना, 8 5 ईयर प्लानिंग। 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम 4 वर्षों में, है ना, ये कब से कब चली थी? 1992 से लेकर 1997 तक ये जो है योजना चली थी। इसमें शिक्षित बेरोजगार युवाओं द्वारा 7 लाख सूक्ष्म व्यवसायों की स्थापना के माध्यम से जो है नौकरियां पैदा करने की बात की गई थी। तो ये 8th 5 ईयर प्लानिंग कमीशन, ठीक है, ये कब था? पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक। फिलहाल जो है 14 तक पंचवर्षीय योजना चली है। अब इसे जो है समाप्त कर दिया गया है और अब इसका स्थान किसने ले लिया है? नीति आयोग ने। नीति की बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये पंचवर्षीय योजनाओं का स्थान, प्लानिंग कमीशन का स्थान इसने ले लिया। और इसका जो हेड होता है, जो चेयरमैन होता है, वो भी पीएम ही होता है ना, जैसे प्लानिंग कमीशन का होता था, याद रखना। और इसकी स्थापना कब हुई थी नीति आयोग की? 1 जनवरी 2015 को इस नीति आयोग की स्थापना हुई थी। और इस नीति आयोग का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? हेड क्वार्टर नई दिल्ली में है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और एक चीज़ और, ये जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चलाई गई थी, तो कई बार पूछ सकता है कि उस समय जो है पीएम कौन था, ठीक है। तो पीएम उस समय नरसिम्हा राव थे, याद रखना। नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान 8वीं पंचवर्षीय योजना को चलाया गया था। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बाणगंगा जो फेस्टिवल है वो प्रत्येक वर्ष महाराष्ट्र में निम्न में से किस स्थान पर मनाया जाता है? ठीक है, तो ये जो त्यौहार है, ये त्यौहार मुंबई में मनाया जाता है। और ये जो बाणगंगा उत्सव है, बाणगंगा जो फेस्टिवल है, ये एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक त्यौहार है जो कि बालकेश्वर मंदिर में स्थित बाणगंगा टैंक में मनाया जाता है। और ये महाराष्ट्र के मुंबई में सुंदर और सुरम्य मालाबार की तलहटी में स्थित है, ठीक है। महाराष्ट्र के मुंबई में बाणगंगा उत्सव मनाया जाता है। महाराष्ट्र की बात करें, है ना, कैपिटल इसकी क्या है प्यारे बच्चों? मुंबई है। क्या है? सीएम कौन है आप लोग जानते हैं? एकनाथ शिंदे। और गवर्नर कौन है? गवर्नर है रमेश बैस, ठीक है। रमेश बैस जो है कौन है? यहाँ के गवर्नर। हाँ, एक चीज़ और थोड़ा सा देखेंगे, अभी गणेश पूजा भी चल रही है तो थोड़ा सा पूछ सकता है ना। ये गणेश पूजा वैसे तो प्राचीन काल से चली आ रही है, लेकिन भारतीयों को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए, ब्रिटिश सरकार को ये दिखाने के लिए कि हम सभी भारतीय एक है और लोगों का मोटिवेशन बढ़ाने के लिए इस गणेश उत्सव की शुरुआत जो है बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी, महाराष्ट्र से ही, है ना। मुख्य त्यौहार है महाराष्ट्र का। अगर बात करें महाराष्ट्र की जो फोक डांस की, तो लावणी जो है यहाँ का एक मतलब काफ़ी प्रसिद्ध जो है नृत्य है, तो याद रखेंगे। आधुनिक शिक्षा को देश में आधुनिक विचारों के प्रसार के माध्यम के रूप में देखने वाले पहले समाज सुधारक कौन थे? हु वाज द फर्स्ट सोशल रिफॉर्मर टू व्यू मॉडर्न एजुकेशन एज अ व्हीकल फॉर द स्प्रेड ऑफ मॉडर्न आइडियाज इन द कंट्री? तो राजा राम मोहन राय का नाम सभी को पता है। राजा राम मोहन राय जो कि भारतीयों को अंग्रेजी में पश्चिमी वैज्ञानिक शिक्षा देने के लिए कई स्कूल खोले इन्होंने। इनका मानना था कि अंग्रेजी भाषा की शिक्षा पारंपरिक भारतीय शिक्षा प्रणाली से बेहतर है। इन्होंने ऐसा जो है इंग्लिश को थोड़ा जो है बढ़ावा दिया था। और ये राजा राम मोहन राय ने 1858 में
है ना, ब्रह्म सभा की स्थापना की थी, ब्रह्म सभा की स्थापना की थी, जो बाद में जाके ब्रह्म समाज भी बन गया था। ठीक है, राजा राम मोहन राय की बात करें तो आधुनिक भारत के निर्माता, है ना, या भारतीय पुनर्जागरण के पिता, है ना, इन सबको जो है इन्हें बोला जाता है। ठीक है, तो फाउंडर ऑफ ब्रह्म सभा 1828 में, सॉरी ये 28 है, 1828 में इन्होंने जो है इसकी स्थापना की थी। अगर मैं बात करूं राजा राम मोहन राय को, ये राजा टाइटल किसने दिया था, तो राजा राम मोहन राय को ये राजा टाइटल अकबर द्वितीय ने दिया था। तो आप लोगों को इसके बारे में जो है सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। स्टार्च का रासायनिक परीक्षण करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, आयोडीन घोल, आयोडीन सॉल्यूशन का प्रयोग करते हैं। जब भोजन में स्टार्च की उपस्थिति का पता लगाने के लिए आयोडीन घोल का उपयोग किया जाता है। यदि खाद्य उत्पाद में स्टार्च मौजूद है तो आयोडीन घोल मिलाने पर इसका रंग नीला काला हो जाता है। तो यहाँ से आप लोग पकड़ सकते हैं। पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले उड़ीसा के पहले ओडिसी नर्तक कौन हैं, केलुचरण महापात्र, है ना, ये उड़ीसा के पहले पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले पहले नर्तक है। उड़ीसा की बात करें, भुवनेश्वर यहाँ की जो है कैपिटल है। ठीक है, और नवीन पटनायक कौन है, यहाँ के नवीन पटनायक जो है यहाँ के सीएम है, और गणेशी लाल यहाँ के कौन है, गवर्नर है। ठीक है, तो अभी इससे याद रखना। अरे कई बात जब पद्मश्री की, तो हाल ही में जो हरियाणा सरकार ने ये कहा था, हरियाणा गवर्नमेंट ने, कि उनके राज्य से जो भी पद्म के पुरस्कार की तीनों कैटेगरी में से, यानी कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री यदि कोई भी लेकर आता है तो 10,000 की उसकी जो है मासिक पेंशन दी जाएगी। मतलब मोटिवेट करने के लिए। अगला क्वेश्चन, मस्की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में स्थित है, इन विच स्टेट इज द मस्की इंस्क्रिप्शन लोकेटेड एट प्रेजेंट, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। सभी को पता मस्की शिलालेख जो है वो कर्नाटक में है, कर्नाटक में। और ये जो है, ये जो मस्की जो इंस्क्रिप्शन है, यहाँ पे भी जो है इस शिलालेख में अशोक का नाम जो है, अशोक इस वाले शिलालेख में भी मिलता है ना, तो याद रखना। और जो है 14 बृहद शिलालेखों में से एक महत्वपूर्ण शिलालेख है। मस्की कर्नाटक के रायचूर में है, जिले में स्थित एक गाँव है ना। और एक महत्वपूर्ण प्राचीन भारतीय शिलालेख है जिसे 1915 में मस्की गांव में खोजा गया था। मस्की नदी के कारण जो है मस्की पड़ा इसका नाम। प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान का पहला मसौदा कब प्रकाशित किया, फरवरी 1948। याद रखना, मसौदा समिति ने 21 फरवरी 1948 को संविधान का पहला मसौदा प्रकाशित किया। इसके बाद लगभग 8 महीने तक भारत के नागरिकों द्वारा इसकी जाँच की गई। नागरिकों द्वारा और भी संशोधन इसमें जो है प्रस्तावित किए गए। सेल की सहायक कंपनी की पहचान करें जो कलकत्ता आसनसोल रेलवे लाइन के किनारे स्थित है। आइडेंटिफाई द सब्सिडरी ऑफ सेल दैट इज लोकेटेड अलोंग द कोलकाता आसनसोल रेलवे स्टेशन। तो ये आप लोगों ने यदि पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इसको, है ना। इसको जो है वो सेल की एक सहायक कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है, जो कि कलकत्ता आसनसोल रेलवे लाइन पर स्थित है। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। उस फ्रांसीसी जोहरी का नाम बताइए जिसने मुगल काल के दौरान कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की थी। नेम द फ्रेंच ट्रैवलर हु ट्रैवल्ड टू इंडिया एट लीस्ट 6 टाइम ड्यूरिंग दी मुगल पीरियड। तो ये जो जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर है, जिसे हम जेबी टेवर्नियर या केवल टेवर्नियर भी बोलते हैं, इसने जो है भारत की यात्रा मुगल काल के दौरान 6 बार की थी। 17वीं शताब्दी में की थी। एक रत्न व्यापारी था ये, है ना, जो कि भारत में इसने जो है काफ़ी चीज़ें खोज की। इसको जो है इंटरेस्ट आ रहा था, बार बार भारत में इसे अलग प्रकार के रत्न आभूषण मिल रहे थे, तो ये आ रहा था। निम्न में से किसकी प्रतिरोधकता का मान सबसे अधिक होता है, चांदी, नाइक्रोम, क्रोमियम, लोहा। देखिए आप जानते होंगे किसकी प्रतिरोधकता, लेकिन आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग छांटना है। इन ऑप्शन में कह रहा है ये निम्न में, है ना, तो इसमें किसका है, नाइक्रोम का। नाइक्रोम में सबसे अधिक प्रतिरोधकता होती है और यह विद्युत धारा का तापीय प्रभाव दिखाता है, क्योंकि इसके उच्च प्रतिरोध के कारण ये धारा के प्रवाह का विरोध करता है, इसलिए बहुत अधिक गर्मी भी जो है वो पैदा करता है। तो ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, बिना किसी देरी के, बिना किसी उसके मैंने आप लोगों को कराया। अब आप इसमें से कितना जानते हैं, कितना आंसर देते हैं, आप इसे जो है ज़रूर कीजिएगा, एक बार और कीजिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न जो हम लोग छाट के ला रहे हैं, जो एग्जाम में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे, जो आ सकते हैं, तो आप लोग जो है इसे इग्नोर ना करें। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मेरा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।